सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादीच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा में। और गाइस, बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार लाजवाब धांसू सी पोएट्री के बारे में। और पोएट्री के जो कवि हैं वो बिल्कुल आपकी तरह भोले भाले इंसान हैं, बैठे रहते हैं बेचारे, पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिर अचानक से उन्हें कुर्सी दिख जाती है, कुर्सी से ही बातें करने लग जाते हैं मन ही मन में। और कुर्सी, कैसी है तू, तेरी तबीयत तो ठीक है, खाना तो खा लिया तूने, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, आगे वाले या पैर पीछे वाले दुख तो नहीं रहे, परेशानी तो नहीं हो रही है तेरे को कोई। तो ऐसे ही भोले जीव के हमारे कवि हैं, भोले भाले कवि हैं। तो टप 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 बरसात हो रही है। अब बेचारी बरसात का तो काम है होना बरसात के मौसम में। अब इनको और कोई काम नहीं है तो ये बैठ करके बरसात से बातें कर रहे हैं। और बरसात, कैसी है तू, कहाँ से आ रही है तू, है कोई दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में, खाने पीने की कोई समस्या तो नहीं आई, बस बिना मतलब हर जगह पर रुक तो नहीं रही थी। और बरसात कैसी है तू। ठीक है, तो ऐसे ही बरसात से बातें करते हुए यहाँ पर कवि ने इस कविता को लिखा है। यानी यहाँ पर बातचीत हो रही है कवि और बरसात के बीच में। द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि बरसात की आवाज। तो यहाँ पर वे उससे कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे, और बरसात भी हमारी तरह वो भी जवाब देगी कि अच्छा, बालक अकेला बैठा है, बोर हो रहा है, मूड नहीं लग रहा है, चलो इससे बातें ही कर लेते हैं थोड़ी देर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेंट्रल आइडिया के साथ। इसका केंद्रीय विचार क्या कहता है, ठीक है। तो ये कहता है द वॉइस ऑफ द रेन इज दैट बोथ रेन एंड पोएट्री होल्ड अ सिग्निफिकेंट पोजीशन ऑन द अर्थ। तो वॉइस ऑफ रेन जो है वह ये बताती है कि दोनों ही, रेन भी यानी कि बरसात भी और ये कविता भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं पृथ्वी पर। यानी इस कविता का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और रेन यानी वर्षा का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारी पृथ्वी पर। द रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सीज। तो रेन जो है, बरसात जो है, वो कहां से आती है? तो भैया समुद्र है। समुद्र में वाष्पीकरण की क्रिया होती है जिससे बादल बनते हैं। बादल फिर उस स्थान पर जाएंगे जहां पर गर्मी ज्यादा होगी, पेड़ पौधे होंगे, जहां उमस ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, वहां जाकर के बरसात होगी। तो ये जो रेन है, बरसात जो है, ओरिजिनेट यानी इसका उद्गम स्थल है, जो है जहां से ये प्रारंभ होती है, जहां से ये शुरू होती है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सीज, समुद्र के तट से, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, यानी कि पानी के बूंदों के रूप में। वेपर का मतलब होता है भाप, तो भाप के रूप में वह उठती है। द राइज टू द सी, और ये जो उठना होता है, ये जो वेपर भाप का उठना होता है आकाश की ओर, फ्रॉम देयर दे फॉल डाउन ऑन द अर्थ, और वहां से, आकाश से वे बादल के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। हेल्प द लाइफ टू एग्जिस्ट एंड फ्लोरिश, और जीवन का अस्तित्व होने में सहायक होते हैं, और साथ ही साथ वे लाइफ को फ्लोरिश करते हैं, फलने फूलने में सहायता करते हैं। सिमिलरली, समान रूप से, द पोएट्री ओरिजिनेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोएट। कविता जो है वह भी उत्पन्न होती है कहां से? कवि के हृदय से, कवि के दिल से जो है कविता निकलती है। गोज टू डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों तक जाती है। हु अप्रिशिएट एंड क्रिटिसाइज इट, और लोग जो है वो उसकी सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं और उसकी समीक्षा करते हैं, या कई बार क्रिटिसाइज का मतलब हो जाता है आलोचना करते हैं, ठीक है। इन द एंड, अंत में, लव कम्स फ्रॉम द पोएट फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, और अंत में कवि को सभी दिशाओं से, जितने भी लोगों ने उनकी कविता पढ़ी है, उनको अनंत प्रेम अपने हृदय से भेजते हैं कि भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी कविता लिखी जिसको पढ़ करके हमारा मन प्रसन्न हो गया। तो यहां पर क्या कहा गया है कि भैया जो बरसात है और कविता है वे दोनों एक जैसी हैं, क्योंकि बरसात या वर्षा जो है उसकी शुरुआत कहां से होती है? तो समुद्र से पानी उठता है वेपर्स के रूप में, ऊपर जाकर बादल बनता है, अलग अलग जगह पर जाता है और वर्षा करता है। वैसे ही कवि के हृदय से, कवि के दिल से कविता उत्पन्न होती है।
पोएट्री निकलती है जो सभी दिशाओं में जाती है, अलग अलग लोगों तक पहुंचती है, रीडर्स तक पहुंचती है। लोग जो कि कविता को प्रेम करते हैं वे उसे पढ़ते हैं, कविता की प्रशंसा करते हैं, आलोचना करते हैं, समीक्षा करते हैं, और अंत में ये सारा का सारा प्रेम जो है वापस कवि तक पहुंचता है। जैसे कि बरसात होने के बाद बरसात में अलग अलग जगह पर जो जल गिरता है वो जल फिर से जाकर के समुद्र में मिल जाता है। इसके लिए एक बहुत प्यारा श्लोक है संस्कृत में, है ना। वो कई बार जब मैं डिबेट वगैरह में जाता था या जैसे टीचर के रूप में कई बार कहीं पे होता है ना, आपको स्टेज पे चढ़ के कुछ बोलना होता है, बच्चों को प्रोत्साहित करो, है ना, थोड़ा उन्हें मोटिवेट करो, तो मैं इस श्लोक का ज्यादातर इस्तेमाल करता हूँ। बहुत ही प्यारा श्लोक है, सुनो। तो श्लोक कुछ ऐसा है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। यानी कि आकाश से गिरा हुआ जल जिस प्रकार अलग अलग माध्यम से वापस समुद्र को ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूं, ताकि जितने भी लोग, जितने भी सजीव यहां पर बैठे हैं इस सभा के अंदर, जिनमें भगवान का ही निवास है, तो मेरा जो ये नमस्कार है, मेरा ये जो प्रणाम है, ईश्वर या परमपिता केशव तक, भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचे। तो वो उस तरीके से इसको बताया गया है कि भैया समुद्र से उठा हुआ जल पृथ्वी पर अलग अलग जगह गिरता है, अंत में जाकर के फिर से कहां मिल जाता है? समुद्र में ही मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है क्या? मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है, आप कभी भी आ सकते हैं। एंड हु आर्ट दो, यहां पर आर्ट का मतलब है आर और दो का मतलब है यू। ठीक है, तो यहां पर कवि जो है वह बरसात से, वर्षा से पूछ रहे हैं, अच्छा तुम कौन हो? ठीक है, सेड आई, मैंने कहा, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, शावर किसको कहते हैं? फुहार। वर्षा की हल्की हल्की कोमलता से गिरती हुई फुहार से मैंने पूछा कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, जो कहने में बड़ा अजीब है, विचित्र है। गेव मी एन आंसर, तो हालांकि मैं तो पूछ सकता हूं इस कुर्सी से कि तुम कौन हो, लेकिन कुर्सी पलट के जवाब दे दे तो मुझे भागना पड़ जाएगा यहां से। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो यहां पर कवि कहता है कि मैं कोमलता पूर्वक गिरते हुई फुहार से पूछता हूं तुम कौन हो। और बड़ी अजीब बात है कहने के लिए, मतलब कहने में बड़ा अजीब लग रहा है। और उस वर्षा ने, उस फुहार ने, उस बरसात ने, बारिश ने, रेन ने मुझे जवाब दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, ये जवाब दिया जिसका ट्रांसलेशन, जिसका अनुवाद दूसरी भाषा में किया जा रहा है। यानी कि बरसात ने जो बात मुझे बताई उसका अनुवाद करके मैं आपको बता रहा हूं कि बरसात ने मुझे क्या जवाब दिया। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं इस पृथ्वी की कविता हूं। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की उस आवाज ने कहा मैं इस पृथ्वी की कविता हूं। क्यों कहा? क्योंकि जैसे तुम्हारे हृदय से कविता उत्पन्न होती है, वैसे ही पृथ्वी के हृदय से मेरी उत्पत्ति हुई है। एटर्नल, सदा ही, निरंतर ही रहने वाला। आई राइज इम्पेनप्लेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, मैं उठती हूं, मैं उत्पन्न होती हूं, मैं बढ़ती हूं। इम्पेल्पेलेबल, जिसे छुआ ना जा सके, यानी कि वेपर के रूप में, है ना। किसके रूप में? वाष्प के रूप में। वाष्प ही होता है ना, भाप। हाँ, वाष्प के रूप में मैं उठती हूं। आउट ऑफ द लैंड, जमीन से भी उठती हूं। एंड द बॉटमलेस सी, और अनंत, अनंत यानी जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसका कोई बॉटम ही नहीं है, ऐसे समुद्र से उठती हूं। अपवर्ड टू हेवन, और कहां उठती हूं? तो समुद्र से या जमीन से ऊपर। ऊपर कहां? स्वर्ग की तरफ, स्वर्ग की ओर, यानी कि आकाश की ओर उठती हूं। आकाश की ओर उठती हूं। वेंस, जहां से, वेगली फॉर्म्ड, वेगली मतलब अनिश्चित प्रकार का रूप धारण करती हूं। और यह अनिश्चित प्रकार का रूप क्या है? तो अनिश्चित प्रकार का रूप है यानी बादल का रूप धारण कर लेती हूं। ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, मैं पूरी तरह से अपने आप को बदल लेती हूं, फिर भी वैसी ही रहती हूं। क्योंकि क्या है, आप देखो कि जब जल जो है, पानी जो है, जब वो वाष्प का रूप लेगा तो वो पानी तो नहीं रहेगा, भाप बन जाएगा। और ऊपर जाकर के जब वो बादल बनेगा तो वो कहती है कि अब मेरा रूप बदल गया, क्योंकि जब मेरा वाष्पीकरण हो रहा था तब तो मैं जल थी, पानी थी, लेकिन जब वाष्पीकरण हुआ और ऊपर जाकर मैं बादल बनी, तो बादल बनते ही मेरा रूप पूरी तरीके से बदल गया। अब मैं पानी नहीं रही, अब मैं जल नहीं रही, लेकिन मैं जल जैसी ही हूं। मैं बदल गई फिर भी वैसी हूं।
मतलब पानी का रूप तो मैंने बदल करके बादल का रूप कर लिया, लेकिन अभी भी बादल में क्या है तो पानी ही। बताइए है कि नहीं? यट द सेम, फिर भी वैसे ही हूं। आई डिसेंड, मैं नीचे गिरती हूं। टू लेव द ड्रॉट्स, सूखे को धोने के लिए। एटोमीज, सूक्ष्म, बहुत छोटे छोटे जो डस्ट लेयर हैं। डस्ट का मतलब होता है धूल की जो परत है, धूल की जो परतें हैं, उन्हें धोने के लिए उतरती हूं ऑफ द ग्लोब, धरती पर या धरती की। तो भैया मैं यहां पे फिर से एक बार मैं बता रहा हूं पूरी प्रक्रिया क्या है। जल का वाष्पीकरण हुआ, बादल बना। अब वो कह रही है कि मेरा रूप तो बदल गया लेकिन अभी भी मैं पानी ही हूं। फिर मैं दूसरी जगह जाती हूं और दूसरी जगह पर वर्षा करती हूं या नीचे उतरती हूं। तो पानी के रूप में बरसात अगर होगी तो पानी क्या होगा? आकाश से नीचे की ओर उतरेगा। तो नीचे उतरती हूं धोने के लिए सूखे को, यानी कि पूरी जमीन पर, पूरी भूमि पर जहां पर सूखा पड़ा है वहां पर गिरती हूं। और बहुत छोटे छोटे जो धूल के कण हैं जो पृथ्वी पर चारों तरफ बिखरे हुए हैं, उन्हें धोने के लिए, उन्हें साफ करने के लिए मैं जमीन पर उतरती हूं। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और वो सारी चीजें जो उनमें हैं मेरे बिना वो केवल सीड्स है, केवल बीज हैं। लेटेंट जो अप्रकट है, अनबॉर्न जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुए हैं। यानी कि अब पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर अलग अलग बीज पड़े हैं। पेड़ पौधे होते ही, पेड़ पौधे उगते हैं, बड़े होते हैं, उनके बीज जो है जमीन पर गिरते हैं। अब बरसात कह रही है कि अगर मैं ना गिरूं, अगर बरसात ना हो तो ये बीज जो है ये बीज के रूप में ही रह जाएंगे, ये कभी भी अंकुरित नहीं हो पाएंगे, ये अप्रकट रह जाएंगे, प्रस्फुटित रह जाएंगे, अनबॉर्न, अजन्मे ही रह जाएंगे। इनसे कभी भी नए पेड़ पौधे या धान अनाज का जन्म नहीं होगा। एंड फॉर एवर, और ये हमेशा होता रहता है, मतलब ये एक नियमित चक्र है जो ये लगातार चलता ही रहता है। बाय डे एंड नाइट, दिन और रात, आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं फिर से अपने जन्म स्थान या मूल स्थान को वापस से जीवन देती रहती हूं। कैसे देती रहती है? तो इसका मतलब क्या है? समुद्र हुआ, समुद्र से वाष्पीकरण, बादल, बादल से बरसात, बरसात से नदी, नदी से वापस समुद्र। तो इस प्रकार से मैं अपने ओरिजिनल प्लेस को, यानी कि जहां से मेरा ओरिजिन हुआ है, जहां से मेरा जन्म हुआ है, कहां से हुआ है? समुद्र से और भूमि से, मैं वापस उसे जल देती रहती हूं ताकि पुनः पुनः मेरा जन्म होता रहे। और बार बार मेरा जन्म होता रहेगा तो उससे क्या होगा कि मेरा जो चक्र है हमेशा चलता रहेगा। इससे बरसात हमेशा होती रहेगी, भूमि पर हरियाली हमेशा बनी रहेगी, भूमि पर जीवन का विकास होगा और जीवन संभव हो पाएगा, उसकी एग्जिस्टेंस हो पाएगी। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और इस पृथ्वी को, इस जमीन को मैं शुद्ध करती हूं और इसे सुंदर बनाती हूं। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ, जैसे कि गीत जो है वह इशू करता है अपने जन्म से, जन्म स्थान से। आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग, रेकेड और अनरेकेड, ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, जैसे कि गीत जो है वह अपने जन्म स्थान से। तो गीत या संगीत का जन्म स्थान क्या है? बताओ, गीत या संगीत का जन्म स्थान क्या है? तो गीत या संगीत का जन्म स्थान है कवि का हृदय। तो गीत या संगीत कहां से उत्पन्न होता है? कवि के हृदय से उत्पन्न होता है। इशूइंग, बाहर निकलता है, फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अपने जन्म स्थान से। आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, और जब ये गीत चारों दिशाओं में पढ़ने वाले लोगों तक पहुंचता है, यानी कि ये गीत चारों तरफ भटक करके वापस कवि के पास लौटता है, वापस रिटर्न होता है। ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, यानी कि प्रेम के साथ वापस लौटता है। रेकेड अनरेकेड, किसी के द्वारा इसे पढ़ा गया हो चाहे ना पढ़ा गया हो, किसी के द्वारा सुना गया हो ना सुना गया हो, किसी के द्वारा ध्यान दिया गया हो ना दिया गया हो, ये वापस कवि के हृदय तक लौट आता है। तो उसी गीत की तरह, उसी संगीत की तरह मेरा अर्थात वर्षा का, बरसात का भी जीवन है, जो कि अपने ओरिजिन से, अपने मूल उद्गम स्थान से उत्पन्न होता है, चारों तरफ घूमता है और वापस उसी स्थान पर पहुंच जाता है। वैसे ही कवि का गीत भी है जो उसके हृदय से उत्पन्न होता है, पूरी दुनिया भर में भ्रमण करता है और वापस प्रशंसा और प्रेम के साथ उस पर लौट आता है। बताइए, यहां तक का क्लियर है क्या? क्लियर, नॉट क्लियर? द समरी ऑफ द वॉइस ऑफ द रेन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन
प्रेजेंट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन हिम एंड फॉलिंग ड्रॉप्स। तो समरी यानी कि सारांश जो है वॉइस ऑफ द रेन का, जो कि लिखा गया है वॉल्ट विटमैन के द्वारा, वह प्रेजेंट करता है, दर्शाता है एक कन्वर्सेशन को, एक बातचीत को, जो कि कवि के बीच में और गिरती हुई पानी की बूंदों के बीच में होती है। इन हर रिप्लाई, अपने जवाब में वर्षा या बरसात कहती है, शी डिस्क्राइब्स हर इंपॉर्टेंस फॉर द मदर अर्थ, वह मातृभूमि के लिए अपने महत्व को बताती है। शी ऑल्सो डिस्क्राइब्स हर साइक्लिक पैटर्न, साइक्लिक का मतलब होता है चक्रीय, चक्रीय पैटर्न होता है ना, तो वह ये भी डिस्क्राइब करती है कि कैसा साइक्लिक, कैसा चक्रीय पैटर्न है उसके जीवन का। दैट हाउ शी पेव्स हर वे फ्रॉम द लैंड, के कैसे वह अपना रास्ता बनाती है लैंड से और बॉटमलेस सी से, सोरिंग हाई, और वह ऊपर हवा में, आकाश में ऊंचा उड़ती है, अबव द क्लाउड्स, क्लाउड्स के भी ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वाष्प के रूप में, कमिंग डाउन, और वापस नीचे आती है। शी नर्चर्स, वह पोषित करती है, एवरी बीइंग, हर एक सजीव को, विद इट्स फ्रेशनेस, अपनी तरोताजगी के साथ, एंड इंस्टिलिंग लाइफ, और कैसे जीवन को आगे बढ़ने वाला बनाती है, टू द सीड्स, यानी कि बीजों में कैसे जीवन को इंस्टॉल करती है, कैसे उत्पन्न करती है, एंड गोइंग अगेन टू इट्स पोएट, और वापस से अपने पोएट ओरिजिनेटर यानी कि जहां से उसका उद्गम हुआ है वहां पर वापस लौट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां बात कर रहे हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के बारे में। स्टेंजा जो है हमारी पोइट्री से लिया गया है, पोइट्री का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन, विच कंपोज्ड बाय, कंपोज्ड का मतलब होता है रचना की गई, जिसकी रचना की गई है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। अब कॉन्टेक्स्ट इन पंक्तियों में क्या बताया गया है, पहले स्टेंजा में क्या बताया गया है। इन द अबव लाइन्स, ऊपर दी गई पंक्तियों में, द पोएट आस्क द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, हु आर यू, धीमे से या प्रेम से, बहुत कोमलता से गिरते हुए पानी की बूंदों से, फुहार से कवि यहां पूछते हैं तुम कौन हो। टू विच द रेन रिप्लाइड, जिस पर वर्षा जवाब देती है, इन ए स्ट्रेंज टू स्टेट मैनर, ऐसे अजीब तरीके से, यानी बताने के लिहाज से बहुत ही अजीब तरीके से यहां पर जो वर्षा है वो जवाब देती है। इसी पहले स्टेंजा में यही बताया गया। द पोएट डिस्क्राइब्स हिज इमेजिनेटिव मीटिंग विद द रेन, कवि यहां पर दर्शाता है उनकी कल्पनात्मक या कल्पनाशील जो मुलाकात है, भेंट है रेन के साथ, वर्षा के साथ, उसे बताता है। द पोएट आस्क द सॉफ्टली एंड जेंटली फॉलिंग शावर ऑफ द रेन हु शी इज, और यहां पर पोएट जो है पूछता है कोमलता से, जेंटली, सज्जनता से, जो गिरते हुए शावर है, फुहार है रेन की, बरसात की, उससे कि वह कौन है। टू दिस इंक्वायरी, इस पूछताछ पर, ऑफ द पोएट, जो कि कवि के द्वारा की गई है, द शावर और द रेन गिव्स एन आंसर, फुहार या वर्षा जो है वह एक जवाब देती है, इन अ स्ट्रेंज वॉइस, एक अजीब सी आवाज में, एक अलग सी आवाज में। द पोएट इज वंडर स्टक, और कवि जो है चौंक जाता है, व्हेन द रेन स्टार्ट्स स्पीकिंग, जब रेन, वर्षा बात करना शुरू करती है, टू हिम, उससे, इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज, एक अलग सी अजीब सी भाषा में, दैट ओनली ही, जिसे केवल वही समझ सकता है, द पोएट हिमसेल्फ कैन अंडरस्टैंड, यानी कि जिसे केवल कवि ही समझ सकता है, कवि के अलावा और कोई समझ नहीं सकता है। ही ट्रांसलेट इट फ्रॉम द कन्वीनियंस ऑफ द रीडर्स, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द रीडर्स, और वह उसे ट्रांसलेट करता है, यानी कि वर्षा की और उसकी जो बातचीत हुई, उस बातचीत में बरसात ने जो भी जवाब दिए कवि को, कवि उन जवाबों का अनुवाद कर रहा है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ रीडर, ताकि हमारे लिए कन्वीनियंस रहे, हमारे लिए बात को समझने में सुविधा रहे। ठीक है, इन इट्स आंसर, इसके जवाब में, द रेन स्टेट्स, स्टेट्स का मतलब होता है कहना, तो अपने जवाब में वर्षा कहती है दैट इट इज द पोएम ऑफ अर्थ, के पृथ्वी की कविता है। फर्दर आगे वर्षा कहती है, इट सेज दैट, वर्षा कहती है कि इट राइजेस, ये उत्पन्न होती है, उदय होती है, टेक्स बर्थ, जन्म लेती है, एटर्नली, फ्रॉम, अनंत रूप से, द लैंड एंड द इमेजरेबली डीप सी, धरती से, पृथ्वी से, और इमेजरेबली का मतलब होता है जिसे मेजर नहीं किया जा सकता, जिसे नापा नहीं जा सकता, इतने गहरे समुद्र से। नो वन कैन टच और फील इट व्हेन इट इज राइजिंग, कोई भी जब वाष्पीकरण होता है तब ना कोई उसे देख सकता है, ना कोई उसे छू सकता है, ना कोई उसे महसूस कर सकता है। इट राइजेस टू द स्काई वेयर इट टेक्स अ वेग फॉर्म,
और ये उठ करके उदय होकर के आकाश की ओर जाती है, जहां पर ये एक वेग अस्पष्ट आकृति लेती है, विच इज क्वाइट डिफरेंट, जो कि काफी अलग होती है, फ्रॉम द फॉर्म इन विच इट राइजेस, उस रूप से जिस रूप में ये उठती है। बट इट रिमेन्स द सेम इन इट्स एसेंशियल नेचर, लेकिन अपने आवश्यक प्रकृति में ये बिल्कुल एक समान ही होती है, वैसी ही रहती है। एंड कंपोजिशन, और अपनी रचना में इट चेंजेस ओनली इट्स फॉर्म, केवल इसके रूप में ही परिवर्तन होता है और किसी चीज में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। सेकेंड स्टेंजा है हमारा, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द वॉइस ऑफ द रेन, सेम रहेगा। कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन, सेम रहेगा। द रेन देन गोज ऑन टू डिस्क्राइब हाउ इट राइजेस फ्रॉम द लैंड, उसके बाद रेन जो है आगे बढ़कर डिस्क्राइब करती है, व्याख्या करती है कि कैसे वह लैंड से, जमीन से या भूमि से उसका उदय होता है। एंड देन फ्लोट्स अप अबव हेवन, और फिर वह कैसे हेवन या स्वर्ग के ऊपर जाती है। वेयर इट इवन एक्चुअली चेंजेस इट फॉर्म, जहां पर अंततः वह अपने रूप को बदल लेती है। एंड बिकम्स क्लाउड्स, और बादलों का रूप ले लेती है। देन अगेन साइक्लिकली, और उसके बाद फिर से चक्रीय रूप से, चक्रवत तरीके से, चक्रीय रूप से इट फॉल्स बैक टू द अर्थ, वापस वह जमीन पर गिर जाती है। रिफ्रेशेस द ड्राई पैचिड लैंड्स, और सूखाग्रस्त जो भूमि के क्षेत्र हैं उन्हें रिफ्रेश करती है, गीला करती है। अलाउइंग द सीड्स टू ग्रो इनटू, और अलाउ करती है, अनुमति देती है सीड्स को कि वो ग्रो हो सकते हैं, वे उग सकते हैं, और उग करके क्या बन सकते हैं, सीड्स टू ग्रो इनटू अ ब्यूटीफुल सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब सैपलिंग, सैपलिंग का मतलब पौधों के रूप में, सुंदर पौधों के रूप में वे विकसित हो सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, यहां पर हम इसकी व्याख्या देखेंगे सेकंड स्टेंजा की। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। द रेन इज टॉकिंग अबाउट इट्स एक्टिविटीज। अब यहां पर सेकंड स्टेंजा जो है, वे वहां पर वर्षा जो है उसकी जितनी भी क्रियाएं हैं, जो भी काम वह कर रही है, उसके बारे में बात कर रही है। वॉट इट डज एंड हाउ इट गिव्स लाइफ टू एवरीथिंग, कि ये क्या करती है और कैसे सभी चीजों को जीवन देती है ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। इज द सब्जेक्ट ऑफ इट्स टॉक, और यही विषय है इसकी बात का, विद द पोएट, कवि के साथ। The rain says that it comes down to the earth to bath the places affected by droughts. तो यहां पर वर्षा जो है वह कहती है कि वह comes down, नीचे पृथ्वी पर, जमीन पर आती है, to the earth, पृथ्वी पर, to bathe, बाथे का मतलब है नहलाना। क्यों आती है? नहलाने के लिए आती है। The places, उन स्थानों को, affected by droughts, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, और अफेक्टेड होने का मतलब है प्रभावित। तो सूखा प्रभावित क्षेत्रों को नहलाने के लिए वह नीचे आती है। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, छोटे छोटे धूल के जो कण हैं उन्हें, एंड लेयर्स ऑफ डस्ट, और धूल की परत जो है उन्हें साफ करने आती है। इट बाथेज ऑल दोज हु विदाउट इट वुड हैव रिमेन्ड एज सीड ओनली। वह बाथेज का मतलब है वह नहलाती है उन सभी बीजों को जो कि बिना बरसात के हमेशा बीज ही बने रह जाते, कभी भी अंकुरित नहीं हो पाते, और कभी भी उनसे क्या नहीं बन पाता, कभी भी उनसे पेड़ या पौधे नहीं बन पाते। विदाउट द रेन, बिना बरसात के, दे वुड नेवर हैव स्प्राउटेड इनटू न्यू प्लांट्स। बिना बरसात के ये जो बीज हैं कभी भी अंकुरित होकर के नए पौधे नहीं बन सकते थे। दे वुड हैव रिमेन्ड इनएक्टिव, वे सदैव जीवन में निष्क्रिय ही रह जाते, एंड अनबॉर्न, और अजन्मे ही रह जाते। The rain says that it keep on giving back life forever to the earth from which it itself receives life. वर्षा यहां पर कहती है कि वह लगातार वापस जीवन देती रहती है, forever, हमेशा, to the earth, पृथ्वी को, from which, जहां से, it itself, वर्षा स्वयं, receives life, जीवन को प्राप्त करती है। सॉरी बेटा, बातें यहां पर वो है नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। इट कीप्स ऑन मेकिंग द अर्थ
प्योर एंड ब्यूटीफुल। और ये वर्षा जो है ये लगातार पृथ्वी को प्योर बनाती रहती है, शुद्ध बनाती रहती है और साथ ही साथ सुंदर भी बनाती रहती है। ठीक है, थर्ड स्टैंजा हम लोग देख रहे हैं। दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द वॉइस ऑफ द रेन, सेम रहेगा। विच इज कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन, ये भी सेम रहेगा। द रेन सेज दैट इट प्रोवाइड्स लाइफ, यहां पर वर्षा कहती है कि वह जीवन देती है। एनरिचमेंट, एनरिचमेंट मतलब वृद्धि देती है। तो रेन सेज दैट इट प्रोवाइड्स लाइफ, एनरिचमेंट वृद्धि देती है। वाटर पानी देती है। एंड केयर टू इट्स ओरिजिन, और परवाह या ध्यान देती है अपने ओरिजिन, अपने मूल जन्म स्थान पर जहां से इसका जन्म होता है। इट कीप्स प्रोवाइडिंग प्योरिटी, ये लगातार शुद्धता उपलब्ध कराती है। एंड ब्यूटी, और सुंदरता देती है पृथ्वी को। एंड प्रिपेयर्स इट्स लाइफ सर्किल, और उसके जीवन चक्र को तैयार करती है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? द पोएट कंपेयर्स द रेन टू अ सिंगिंग बर्ड। कवि यहां पर कंपेयर करता है वर्षा को एक सिंगिंग बर्ड यानी कि गीत गाने वाले पक्षी से। अ सिंगिंग बर्ड लीव्स इट्स नेस्ट एंड वंडर्स अबाउट सिंगिंग इट्स सॉन्ग टू अट्रैक्ट इट्स मेट। तो एक गीत गाने वाला पक्षी जो है अपने नेस्ट को, अपने घोंसले को छोड़ता है, वंडर्स घूमता रहता है, भटकता रहता है, गीत गाता हुआ अपने मेट, अपने जीवन साथी को आकर्षित करता हुआ। देन आफ्टर वंडरिंग, उसके बाद भटकते हुए, एंड फुलफिलमेंट ऑफ इट्स लव, अपने प्रेम को पूर्ण करके, इट रिटर्न्स टू द नेस्ट, वह अपने घोंसले को वापस लौट आता है। विच इज इट्स बर्थ प्लेस, जो इसके जन्म का स्थान है। इट डज नॉट केयर वेदर एनीवन हैज पेड अटेंशन टू इट्स सॉन्ग और नॉट, और इसे कोई परवाह नहीं है कि क्या किसी ने इसका गाना सुना या नहीं सुना। इट कम बैक्स सेटिस्फाइड टू इट्स नेस्ट, और वह वापस सेटिस्फाइड, संतुष्ट होकर के अपने घोंसले पर लौट आती है। सिमिलरली, बिल्कुल समान रूप से, आगे बात कर ले। सिमिलरली द रेन हैविंग राइजन फ्रॉम द अर्थ, समान रूप से वर्षा जो है वह भी अर्थ से उत्पन्न होती है। इट्स बर्थ प्लेस, जो इसका जन्म का स्थान है। रिटर्न्स टू इट, और वापस इस पर लौट आती है। आफ्टर गिविंग लाइफ टू एवरी पार्टिकल ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जितने भी पार्टिकल हैं उनको जीवन देकर के फिर से लौट आती है। इट फील्स हैप्पी, खुश महसूस करती है। सेटिस्फाइड, संतुष्ट महसूस करती है। हैविंग डन इट ड्यूटी, क्योंकि उसने अपने कर्तव्य को पूरा किया। These lines can be given a different meaning also, इन पंक्तियों को एक अलग से अर्थ भी दिया जा सकता है। A song comes out of a poet's heart, एक गीत जो कि कवि के हृदय से निकलता है। Its birth place, जो उसका जन्म स्थान है। The poet sings his song and scatters its strains on the earth, और कवि इस गीत को गाता है और पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर इसे बिखेर देता है। He does not care whether anyone is listening to his song or not, उसे परवाह नहीं है कि कोई उसके उस गीत को सुन रहा है या नहीं। आफ्टर ही हैज संग हिज सॉन्ग, जब वह अपने गीत को गा देता है, इट सेटल्स बैक इनटू हिज हार्ट, वह गीत वापस उसके हृदय में, उसके दिल में बैठ जाता है। ठीक है, विच इज इट्स बर्थ प्लेस, जो उसका जन्म स्थान है। द सॉन्ग इस गीत का, लाइक द रेन, बिल्कुल बरसात की तरह, कीप्स राइजिंग अगेन, बार बार उदय होता रहता है, एंड अगेन, फिर से, कीप्स द पोएट्स हार्ट प्योर एंड हैप्पी, और जो कवि के हृदय को, कवि के दिल को बहुत ही शुद्ध रखता है और प्रसन्न रखता है, जैसे कि वर्षा पृथ्वी को रखती है। बताइए यहां तक का क्लियर है क्या? तो पहला स्टेंजा है एंड हु आर्ट से लेकर के बॉटमलेस सी तक का, इसके अंदर हमारे कुछ प्रश्न है, उसका हम लोग जवाब देंगे। राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टेंजा हैज बीन टेकन, तो ये जो स्टेंजा है ये कौन सी कविता से लिया गया है उसका नाम लिखना है। तो टाइटल ऑफ द पोएम क्या है? द वॉइस ऑफ द रेन हमारी इस कविता का टाइटल है। हिंदी में आप कह सकते हो इस कविता का शीर्षक है। क्या है? शीर्षक है। वॉट डिड द रेन कॉल हरसेल्फ, वर्षा या रेन अपने आप को यहां क्या कहकर पुकारती है? द रेन कॉल्ड हरसेल्फ द पोएम ऑफ अर्थ, तो रेन यहां पर अपने आप को कविता, पृथ्वी की कविता कहकर पुकारती है। हाउ इज द राइजिंग रेन इनपैल्पेबल, तो यहां पर जो उड़ती हुई राइजिंग यानी कि समुद्र से उड़ती हुई जो रेन है वो इनपैल्पेबल कैसे है? द राइजिंग रेन इज इनपैल्पेबल बिकॉज इट राइजेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, फील नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वेपर यानी कि वाष्प या भाप के रूप में उठती है। ठीक है,
व्हाट डिड द पोएट आस्क द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, धीरे धीरे गिरते हुए पानी से यहां पर कवि क्या पूछता है? ही आस्क द सॉफ्ट फॉलिंग शावर हु दे वर, और कवि यहां पर कोमलता से गिरते हुए फुहार से पूछता है कि तुम कौन हो। हु दे वर या हु आर यू, इसकी जगह आप चाहो तो हु दे वर की जगह प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहो तो हु आर यू भी लिख सकते हो, लेकिन हु आर यू लिखने में आपको मतलब थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ क्या हो जाती है? क्योंकि हु आर्ट दो लिखना पड़ेगा आपको अगर आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखना चाहते हो तो, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में आपको वही बात लिखनी पड़ेगी जो बात कवि ने कही है। कवि की बात को आप अपने शब्दों में नहीं लिख सकते इन्वर्टेड कॉमा में। हमने पढ़ा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट स्पीच की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में जो बात हम लिखते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा में डायरेक्ट स्पीच में लिखी गई बात में हम हु आर यू नहीं लिख सकते, हमें हु आर्ट दो वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहां जाओ तो हु आर यू लिख सकते हो बेसिकली। हु इज द पोएम ऑफ अर्थ, पोएम ऑफ अर्थ कौन है? तो सीधा आंसर मिल जाएगा, रेन इज द पोएम ऑफ अर्थ। हु इज गिविंग आंसर टू द पोएट, यहां पर कवि को जवाब कौन दे रहा है? द रेन इटसेल्फ इज गिविंग आंसर टू द पोएट। वर्षा स्वयं या बरसात खुद जो है वह कवि को जवाब दे रही है। अपवर्ड टू हेवन यानी कि सेकंड स्टैंजा पर हम बात कर रहे हैं। हु गिव्स लाइफ टू द अर्थ, पृथ्वी को जीवन कौन देता है? द रेन गिव्स लाइफ टू द अर्थ, वर्षा या बरसात जो है वही पृथ्वी को जीवन देता है। हाउ डज रेन बाथ द अर्थ, वर्षा पृथ्वी को कैसे नहलाती है या स्नान कराती है? बाय वॉशिंग ड्रॉट्स, सूखे को धोकर, एटोमीज एंड डस्ट लेयर, और एटोमीज छोटे छोटे धूल के कण और धूल की परतों को धोकर या साफ कराकर। What would happen to seeds without rain, वर्षा के बिना बीजों का क्या होगा? The seeds would remain hidden and unborn without rain, सीड जो हैं वह हिडन छुपे हुए रह जाएंगे, अनबॉर्न अजन्मे ही रह जाएंगे। एक शब्द आता है ना अजन्मा, हाँ अभी कुछ दिन पहले मैं वो भगवत गीता पढ़ रहा था, उसके अंदर शायद 4थे अध्याय में क्या था यार, वो श्लोक याद नहीं आ रहा, दिमाग में अटका है, जिसके अंदर वो बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि भाई ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ये पहला जन्म है या मेरा ये आखिरी जन्म है ना। वो अपने आप को बताते हैं कि श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं सूर्य से भी पहले के समय का हूं, यानी कि सूर्य से भी पूर्व की मेरी उत्पत्ति है। तो उसमें अजन्मा शब्द आता है, वहां पर एक अच्छा आता है। ठीक है, सब लाएंगे आतिफ भाई, आप लड़ाई मत करो, आप गुस्सा मत करो, आप जो बोलोगे सब ले आएंगे। आप कहोगे वन शॉट लाना है, ऑब्जेक्टिव लाना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लाने हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लाने हैं, जो आप बोलोगे सब ले आएंगे। बस गुस्सा नहीं, शांति से प्रेम से कक्षा में प्रेम का वातावरण बना रहे, है ना। नहीं रेरे चातक तो उसमें से है, रेरे चातक उसका थोड़ी है, भगवत गीता का थोड़ी है ना। वेयर डज द रेन गो, बरसात कहाँ जाती है बताइए, सॉरी हाँ, द रेन गोज अपवर्ड टू हेवन, तो बरसात क्या है, ये रहा आपका समुद्र, यहां से ऊपर स्वर्ग की ओर जाती है बादल बनने के लिए। What does vaguely formed mean? वेगली का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट आकार का निर्माण करना, इससे क्या अर्थ है? It means rain in the form of clouds, इसका मतलब है form of clouds, बादलों का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। बादलों का कोई निश्चित आकार तो है नहीं कि कोई निश्चित ही आकार हो, बादलों का अनिश्चित आकार होता है। that have no clear form, जिसका कोई स्पष्ट स्वरूप नहीं होता है। with what purpose does the rain descend from the sky, किस उद्देश्य से, किस कारण से जो वर्षा है डिसेंड होती है, नीचे उतरती है आसमान से। the rain descends on the earth to wash and give life to the drought, तो वर्षा जो है वह पृथ्वी पर उतरती है ताकि वह धो सके, वॉश कर सके और जीवन दे सके ड्रॉट को, यानी सूखे को, यानी सूखा प्रभावित जो क्षेत्र हो या ऐसे क्षेत्र जो सूखा प्रभावित हो। ड्रॉट का मतलब सूखा, अफेक्टेड का मतलब प्रभावित क्षेत्रों को, एंड प्लांट्स और पौधों को जीवन दे सके। थर्ड स्टेंजा हम लोग यहां देख रहे हैं, व्हाट इज द मिशन ऑफ द रेन। मिशन का मतलब उद्देश्य हो जाएगा कि रेन का उद्देश्य क्या है। द मिशन ऑफ द रेन इज टू रिमूव ड्रॉट, वॉश डस्ट, टू गिव लाइफ टू द अर्थ।
मिशन जो है रेन का वो ये है कि रिमूव करना चाहता है, हटाना चाहता है ड्रॉट को यानी सूखे को, वॉश करना चाहता है, पृथ्वी को धोना चाहता है, डस्ट हटाना चाहता है, धूल कण हटाना चाहता है और पृथ्वी को वापस जीवन देना चाहता है। हाउ डज रेन हेल्प द अर्थ इन मेकिंग इट प्योर एंड ब्यूटीफुल। तो यहां पर जो रेन है वह कैसे अर्थ की सहायता करती है इसे शुद्ध बनाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए। द रेन हेल्प्स द अर्थ बाय वॉशिंग अवे ऑल द डर्ट। तो पृथ्वी जो है वर्षा जो है सहायता करती है पृथ्वी की, वॉश कर देती है, धो देती है सारे डर्ट को, सारी धूल को, गंदगी को। जर्मिनेट करती है, जर्मिनेट करने का मतलब होता है अंकुरित करती है। किस चीज को अंकुरित करती है? न्यू सीड्स, नए बीजों को, विच वर लाइंग लेटेंट, जो कि निर्जीव ही पड़े थे, एंड रिसीविंग द प्लांट्स और रिवाइविंग द प्लांट्स, और मरते हुए जो प्लांट्स हैं, मरते हुए जो पौधे हैं उन्हें रिवाइव करती है। ठीक है, उन्हें वापस पुनर्जीवित करती है। हाँ, यही था, अजन्मा और अविनाशी स्वरूप से होते हुए समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए अपनी प्रकृति से अधीन होते हुए। इसका संस्कृत में बताना, संस्कृत में श्लोक कौन सा है मनीषा? इसका संस्कृत में श्लोक क्या है मुझे बताना एक बार, अभी हो सके तो बताना मैं भूल गया हूं। What does make the earth neat and beautiful? क्या चीज है जो पृथ्वी को नीट, साफ सुथरा और सुंदर बनाती है? The rain makes the earth neat and beautiful. तो रेन या वर्षा जो है वही पृथ्वी को नीट बनाती है, साफ सुथरा बनाती है और सुंदर बनाती है। What is the origin of rain? रेन या वर्षा का ओरिजिन, उद्गम स्थल कौन सा है? द अर्थ इज द ओरिजिन ऑफ रेन। तो अर्थ में भी खास करके दो स्थान आ जाएंगे। इसमें पोएट्री में जो मैं कहा गया लैंड एंड सी, है ना, लैंड और सी यानी कि भूमि और समुद्र, ये इसका उद्गम स्थल है, यहां से ये उत्पन्न होती है। हाउ डज रेन गिव बैक लाइफ टू हर ओरिजिन? रेन किस प्रकार से पुनः जीवन देती है अपने उत्पत्ति के स्थान को? तो रेन गिव बैक लाइफ टू हर ओरिजिन इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो पानी या जल दे करके, जल या पानी वापस दे करके ही यहां पर जो रेन है, वर्षा जो है, अपने ओरिजिन, अपने उद्गम स्थल को, अपने प्रारंभिक स्थान को वापस से पानी देने का काम करती है। ठीक है, चलो थिंक इट आउट। यूज द गिवन वैल्यू पॉइंट टू फ्रेम योर ओन आंसर्स। आपको कुछ पॉइंट दिए गए जिससे आप अपने आंसरों का निर्माण करेंगे, आंसरों का, अपने आंसर्स का या अपने उत्तरों का निर्माण करेंगे। देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम। यहां पर दो आवाजें हैं कविता में। हु डू दे बिलोंग टू? वे दोनों आवाजें किसकी हैं? विच लाइन इंडिकेट दिस? और कौन सी लाइन से पता चलता है? तो यहां पर दो लोगों की आवाज सुनाई दे रही है हमें, एक तो पोएट की और एक रेन की। पहली लाइन में तो पोएट है और तीसरी लाइन में रेन है। व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन? तो यहां पर एक फ्रेज का मतलब होता है एक वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। वो वाक्यांश क्या है? वो वाक्यांश है स्ट्रेंज टू टेल। स्ट्रेंज टू टेल का मतलब है बताने में अजीब सी बात है। पोएट सरप्राइज एट द रेन्स रिप्लाई। यहां पर कवि का सरप्राइज देखने को मिलता है रेन या वर्षा के उत्तर पर। देयर इज अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक। यहां पर एक पैरेलल यानी कि समानता बताई गई है वर्षा के और संगीत के बीच में। विच वर्ड्स इंडिकेट दिस? कौन से शब्द ये दर्शाते हैं? एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी या समानता बताइए। लास्ट टू लाइन्स, अंतिम दो पंक्तियां जो है, सॉन्ग इज इश्यूज फ्रॉम सिंगर। सॉन्ग, संगीत या गीत जो है वह इशू किया जाता है, मतलब उत्पन्न होता है सिंगर से, ये जो संगीत गाने वाले होते हैं उससे। ट्रेवल्स टू रीच अदर्स, दूसरे लोगों तक पहुंचने के लिए यात्रा करता है। रिटर्न्स टू इट क्रिएटर, और उसके ही निर्माता तक वापस पहुंच जाता है। विद ऑल ड्यू लव, सभी जो श्रोताओं के द्वारा प्रेम दिया गया है उसके साथ। रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम अर्थ, फुलफिल्स इट्स रोल एंड रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिन। रेन जो है ओरिजिनेट होती है, उत्पन्न होती है अर्थ से, पृथ्वी से, फुलफिल करती है अपने रोल को, पूर्ण करती है अपनी भूमिका को, रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिन, और अपने मूल स्थान पर या अपने जन्म स्थान पर वापस पहुंच जाती है। ठीक है क्या? राइट और रॉन्ग? हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम? तो साइक्लिक यानी कि चक्रीय, चक्रवत, चक्रीय जो मूवमेंट है, चक्रीय जो गति है इसकी रेन की, उसे कैसे बताया गया है कविता में? कंपेयर इट विथ वॉट यू हैव लर्न्ड इन साइंस। उसकी तुलना कीजिए जो आपने साइंस में पढ़ा है उससे। तो साइंस में हम लोगों ने यही पढ़ा है, साइंस में यही तो पढ़ते हैं हम लोग कि जहां जल के स्रोत होते हैं वहां तेज धूप पड़ती है, धूप से
पानी की ऊपर वाली लेयर गर्म हो जाती है, लेयर गर्म होने से वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होकर के भाप बन के वह ऊपर जाती है, ऊपर जाकर के वह ठंडी हो जाती है, बादल का रूप ले लेती है हवा के बहाव के साथ, है ना, वायु दाब, और ये होता है ना आपके, क्या होता है बताओ यार, थोड़ा तो हेल्प करो। मैं इंग्लिश का टीचर होते हुए पूरा का पूरा उसमें जा रहा हूँ, क्या बोलते हैं उस सब्जेक्ट को, ज्योग्राफी के अंदर जा रहा हूँ, थोड़ी तो मदद करो भाई। वहां से वह जाता है और बादल जो है दूसरी जगह पर जाके वर्षा करता है, वर्षा करके वापस जो जल का स्रोत होता है वहां पर वापस जल आ जाता है। इस प्रकार से ये एक चक्र चलता रहता है। वेपर राइसेस, वाष्प उठता है, ट्रांसफॉर्म इनटू वेग क्लाउड्स, अनिश्चित रूपीय बादलों का रूप लेता है, डिसेंड टू अर्थ, वर्षा के रूप में वापस पृथ्वी पर उतरता है। वाटर साइकिल है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। इन तीनों का हिंदी अर्थ बताना मुझे। इवेपोरेशन का मतलब तो हो गया वाष्पीकरण, कंडेंसेशन का मतलब क्या है, चलो दबाना, है ना, दबाव हो जाएगा, और प्रेसिपिटेशन वर्षा हो जाएगा। ओके, व्हाट आर द लास्ट टू लाइंस पुट विद इन ब्रैकेट्स। ऐसा क्यों है कि लास्ट की जो दो लाइंस है उन्हें ब्रैकेट्स में रखा गया है, नॉट अ पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन, क्योंकि ये जो दो लाइन है लास्ट की, ये बातचीत जो हो रही है, क्या हो रही है, बातचीत जो हो रही है किसके बीच में, कवि के और वर्षा के बीच में जो बातचीत हो रही है उसका भाग या उसका हिस्सा नहीं है, बिटवीन द पोएट एंड रेन। ठीक है, लिस्ट द पेयर ऑफ ऑपोजिट फाउंड इन द पोएम। आपको वो शब्द बताने हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखने वाले जो शब्द हैं कविता के, वो आपको बताने हैं। राइज एंड डिसेंट, राइज का मतलब है उठना, डिसेंट का मतलब है उतरना। डे एंड नाइट, दिन और रात। रेकिड और अनरेकिड, पढ़े अनपढ़े, सुने अनपढ़े अनसुने, ध्यान दिए बिना ध्यान दिए, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी पोइट्री है। इस पोइट्री में हम लोगों ने सेंट्रल आइडिया देख लिया, पोइट्री देख ली, पोइट्री का एक्सप्लेनेशन देख लिया, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन देख लिया, समरी हम लोगों ने देख लिया, और स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए, साथ ही साथ टेक्सचुअल क्वेश्चन, यानी कि आप टेक्स्ट बुक के जो आपके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, वो भी हम लोगों ने देख लिए। तो एक ही लेक्चर था, एक तरीके से वन शॉट टाइप में था, मजा आया, सारी चीजें एक तरीके से करिए। ओके, तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, सी यू सून।